हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से और जोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। जैसे कि कल आपकी न्यूज़ में देखने को मिला है कि आपका जो टीआरई 4 है वो इलेक्शन से पहले ही आपको कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसलिए अब आपको अपनी मतलब किसी प्रकार का कोई भी लेट नहीं करना है और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है रेगुलर बेसिस पे। आप 8 से 10 घंटे रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी जो वैकेंसीज़ है वो बहुत ही जल्द देखने को मिली है। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए अगर आपने अपनी पढ़ाई ब्रेक की है या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं तो और स्पीडली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे। और हाँ, साथ ही साथ ये भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपके जो एस्टेट के एग्ज़ाम हैं वो भी कंडक्ट किए जाएँगे टीआरई 4 से पहले। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी, पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका एस्टेट क्लियर नहीं है या जिन्होंने अभी तक एस्टेट दिया नहीं था, उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि मे बी मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि आपके एस्टेट के जो एग्ज़ाम है वो भी आपके जो टीआरई 4 है उससे पहले कंडक्ट करा लिए जाएँ। और साथ ही साथ एक और गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वो ये है कि जो टीआरई 5 है वो इलेक्शन के बाद ज़रूर कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसलिए देखिए, आप पूरा कोशिश कीजिए कि जो टीआरई 4 है उसी में आपका सारा पूरा सिलेक्शन हो जाए, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, आपको ये भी डाउट ना हो कि कितनी कट ऑफ जाएगी या क्या होगा, क्या नहीं होगा, नहीं। बट अगर इफ मतलब आप पॉसिबल लेके चल सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई भी कैंडिडेट हैं जो टीआरई 4 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं या फिर किसी कारण से एक आध नंबर से सिलेक्शन रह भी जाता है, तो टीआरई 5 भी आ रहा है साथ ही साथ आपके लिए। तो इसलिए ये 2 वैकेंसीज़ आपके लिए आ रही है और इन्हीं को मेरा मानना ये है कि आप टीआरई 4 को ही अपना पूरा टारगेट बना के चलिए कि आपको टीआरई 4 हर हाल में क्लियर करना ही करना है। और इस तरह से अपनी प्रिपरेशन कीजिए कि आपको फिर कोई डाउट ना रहे कि कितनी कट ऑफ जाएगी या कितनी कट ऑफ नहीं जाएगी, फिर आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। तो इसलिए मैं आपके लिए जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ है, जो भी स्ट्रैटेजीज़ वीडियो है वो मैं ऐसे लाती रहूँगी। तो इसके लिए फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर विद आंसर की और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्जाम के रिगार्डिंग और जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ। इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको अपने एग्जाम में सावधानी बरतनी है। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर कंडक्ट होगा, ज़रूर क्लियर होगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई हर हाल में करनी है। पूरे दिन में जैसे मान लीजिए अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अब आप ये सोचें, अब आपके पास कोई भी डिले करने का टाइम नहीं है कि हाँ, बाद में पढ़ लूँगा या बाद में पढ़ लूँगी, नहीं। आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई अभी से करना स्टार्ट करना है। अगर मान लीजिए अभी से आप नहीं कर रहे हैं या आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप उसी को कंटिन्यू करिए, 8 से 10 घंटे पढ़ाई कीजिए। और मैं आपको बता दूँ 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई कैसे करनी है, तो उसके लिए बता दूँ जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं मान के चलती हूँ अगर आपका टीजीटी है, तो टीजीटी में जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री को आपको कम से कम 7 से 8 घंटे देने ही देने हैं। उसी में आपको उसका टेस्ट भी देना है और उसको पढ़ाई भी करनी है और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसको आप एक जगह लेबल लगा लीजिए और ये देखिए कि आपके उसमें से कौन से टॉपिक क्लियर मतलब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और जो पढ़ चुके हैं उनके आगे टिक लगा दीजिए और उनको एक वॉल पे पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आपके सामने आपका सिलेबस होता है ना, तो आपको पता होता है कि इतने टॉपिक्स हैं और मुझे इतने टॉपिक्स क्लियर करने हैं और कौन से टॉपिक्स मेरे ऑलरेडी क्लियर हैं या मैं पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है वो आप अपने पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको से कहीं ना कहीं क्लियर होगा कि ये सारे टॉपिक्स अभी मैंने नहीं पढ़े हैं और इतना ही टाइम मेरे पास अभी बचा हुआ है, तो इतने ही टाइम पे मुझे ये सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं। इसके साथ साथ में 2 से 3 घंटा आपको अपने जीएस पोर्शन को भी देना है। अगर आप 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 6 to 8 में 2 सब्जेक्ट आपके आते हैं एज अ मेन सब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स और साइंस आपका दोनों साथ में आता है, या अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री और पॉलिटी या हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो भी आप कॉम्बिनेशन लेते हैं उसके साथ में वो आता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 घंटे या 4 घंटे अपने जो हिस्ट्री को दे सकते हैं और 3 से 4 घंटे आप अपने जियोग्राफी और पॉलिटी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको दे सकते हैं। इस तरह से करके और इसके साथ साथ में जीएस को भी एटलीस्ट 3 घंटे देने हैं, 2 से 3 घंटे हर हाल में देने हैं, क्योंकि जीएस भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आता है कि जीएस के वजह से भी उनका सिलेक्शन रह जाता है। क्योंकि मेन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो मेन सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हमें आता रहता है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट पे हमारी कमांड होती है। बट जो जीएस की बात करूँ तो जीएस में कुछ सेक्शन ऐसे भी आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जैसे मान लीजिए जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो चीज़ें टफ होती हैं, और अगर मैं बात करूँ आर्ट साइड स्टूडेंट के लिए तो उनके लिए यहाँ पर मैथ्स और साइंस थोड़ी सी टफ होती है। तो ये आपको ऐसा लेके चलना है कि आपके सारे ही जो भी सब्जेक्ट आते हैं आपके जीएस के पोर्शन में 5 सब्जेक्ट, वो सब पे ही आपकी कमांड हो और आप अच्छा खासा उसमें स्कोर कर लें। इस तरह से आपको अपनी चीज़ों को पढ़ना है। और
हाँ, इसके पहले आपके लिए आपको पूरा-पूरा टाइम टेबल बनाना है कि आपको कितनी देर क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है और हाँ, डे बिफोर आपको अपना शेड्यूल ज़रूर बनाना है। जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि डे बिफोर मेकिंग अ शेड्यूल, आपको अपना जो शेड्यूल है, जो नेक्स्ट डे आपको पढ़ना है, वो आपको पहले से ही बना लेना। आप चाहो तो 1 हफ्ते का भी पूरा साथ में बना सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप कम से कम 1 दिन पहले जो आपको नेक्स्ट डे पढ़ना है, उसका तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। और अगर आप वो चीज़ें बना लेंगे ना, तो आपको कहीं न कहीं उससे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे उठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि अभी मैं क्या पढ़ूँ या बाद में क्या पढ़ूँ, नहीं। आपको पता है कि आपको किस तरह से अपने रूटीन को फ़ॉलो करना है और आप मेरे यकीन मानिए, अगर आप 8 से 10 दिन भी अपनी रूटीन को फ़ॉलो कर लेते हैं ना, तो फिर आपकी आदत पड़ जाएगी। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि कैसे पढ़ूँ या कैसे पढ़ूँ, नहीं। आपको पूरी आदत पड़ जाएगी, आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई करने लगेंगे और हाँ, इससे आपकी जो पढ़ाई में उसे एक्यूरेसी और स्पीड बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि इतने टाइम पे आपको ये चीज़ें पढ़नी है। तो आप क्या करोगे कि बहुत ज़्यादा टाइम एक्सटेंड नहीं करोगे और आप उसी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहोगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर जीएस का पोर्शन आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, तो आपको पता है कि आपको जीएस का पोर्शन इतने टाइम पे ही कंप्लीट करना है। तो आप पूरी कंसिस्टेंसी के साथ और पूरा मन लगा के अच्छे से पढ़ोगे उसको। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको टाइम टेबल ज़रूर बनाना है और 8 से 10 घंटे पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे करनी है। इसके साथ-साथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिवीज़न। रिवीज़न आपको ज़रूर करना है, क्योंकि रिवीज़न जो आपके एग्ज़ाम में एक ऐसा फैक्टर है ना, जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। देखिए, हमारा सिलेक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ने से, ये बुक पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ऐसे नहीं होता है। हमारा सिलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवीज़न से होता है, क्योंकि हमने जितनी भी पढ़ाई की है, अगर हमने उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, कोई भी स्टूडेंट हो, मैं किसी की भी एस्पिरेंट की बात कर रही हूँ, वो पूरा 100% सिलेबस कभी भी कंप्लीट करके नहीं जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने को मिलता है कि 60 से 70 या 70 से 80% ही हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। उतना सिलेबस कंप्लीट करके आप ज़्यादा मोस्ट जो आप प्रेफ़रेंस दीजिए, वो अपना रिवीज़न को दीजिए, क्योंकि जब आप रिवीज़न को प्रेफ़रेंस देंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, वो आपके दिमाग में एज़ इट इज़ बैठ गई हैं। कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि ये बुक भी उठा के पढ़ लें। जैसे हमारा मान लीजिए टीआरई 4 पेपर है, तो हम रेलवे की बुक और पता नहीं कौन-कौन सी बुक प्रेफ़र करके सोचते हैं कि सभी पढ़ डालें, और सभी पढ़ने के चक्कर में जो हमारा दिमाग होता है ना, वो पज़ल्ड हो जाता है एकदम, और हमें जो चीज़ें याद की हुई होती है ना, वो याद भी नहीं आती एग्ज़ाम के टाइम में, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है हमारे लिए एग्ज़ाम में कि हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स है, उसमें हम चूज़ कर सके कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कहीं न कहीं सभी हमारा देखा हुआ लग रहा है, हमारा पढ़ा हुआ लग रहा है। इसलिए हमको जो ज़्यादा फ़ोकस करना है, वो रिवीज़न पे करना है। जैसे आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, आपने जो भी रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो किया, उन पे ट्रस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा इधर-उधर भटक रही है। अब आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करिए कि इधर भी जा दें, ये भी सर से पढ़ लें, वो भी सर से पढ़ लें, नहीं, अब आपके पास उतना समय नहीं है, तो आप मेन फ़ोकस कीजिए अपना सिलेबस कंप्लीट करने में, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आप उसको कम से कम 5 से 6 बार तो रिवीज़न कीजिए। और मैं अपनी बात बता दूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिवीज़न किया था, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो मुझे इतने क्लियर हो जाए कि अगर उससे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन्स आ जाए, तो वहाँ पर मुझे कोई डर ना हो या मैं फँसूँ ना वहाँ पर। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप रिवीज़न पे फ़ोकस कीजिए, और इसके साथ-साथ में जो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है टेस्ट देना। आप अपने टेस्ट देते रहिए। देखिए, क्या होता है कि हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, और हमें टेस्ट का बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहता है कि हमें टेस्ट भी देना है, या टेस्ट से खुद को एनालिसिस भी करना है कि हम पढ़ भी रहे हैं, जो हमें एक्चुअल में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, सिर्फ हम पढ़े ही जा रहे हैं। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका टेस्ट। टेस्ट ज़रूर दीजिए, और टेस्ट देने से क्या होगा कि आप अपने आप को एनालिसिस कर पाएँगे कि कौन-सा टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहा है, और कौन-सा टॉपिक आपका तैयार है, कौन-सा टॉपिक तैयार नहीं है, या आप कहाँ पर लैग कर जा रहे हो, किस सेक्शन में लैग कर जा रहे हो। तो क्या होगा कि उसको आप उठा के देख सकते हो। जैसे जो भी टॉपिक, मान लीजिए आपका साइंस टॉपिक थोड़ा सा वीक है, आप अपने टेस्ट को एनालिसिस किए, आपको पता चला कि साइंस में आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि साइंस को फिर से उठा के पढ़ोगे, फिर से रिवीजन करोगे, या और चीज़ें देखोगे कि आपका कौन-सा टॉपिक एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद भी आप उससे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके क्वेश्चन सही नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि उस टॉपिक को दोबारा से देखोगे, तो वो चीज़ें आपको वहाँ से पता चलेंगी। इसलिए टेस्ट देते रहिए, और मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप टेस्ट ही देने में अपना सारा समय लगा दीजिए, नहीं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, और वीक में एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट तो देते रहिए, क्योंकि 2 से 3 टेस्ट जो देंगे ना, वो आपको कहीं न कहीं खुद ही आपको आइडिया लगाएँगे कि आपका कौन-सा सेक्शन वीक जा रहा है, या आपका कौन-सा टॉपिक क्लियर नहीं है। तो उसको क्या करिएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन्हें एक डायरी में या एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलने वाली है। तो इस तरह से आप अपनी स्टडीज़ को कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, और इस तरह से अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। तो बस इस तरह से पढ़ाई कीजिए, ताकि आने वाली जो वैकेंसीज़ हो, उसमें एक सीट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी हो। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे थोड़ी-सी भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।